शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक हम लोग लेंगे और भारत और चीन के संबंध जो हाल में रहे हैं, जो घटनाएं घटी हैं उनका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण थे। तो बैकग्राउंड को सबसे पहले देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड थे। तो सबसे पहली बात आती है अप्रैल महीने की, जब भारत ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई के नियमों को चीन के मद्देनज़र कुछ परिवर्तन किए। उसमें परिवर्तन क्या था कि भारत भूमि से जिन देशों की सीमाएं सीधी तरीके से जुड़ती हैं, उन देशों के एफडीआई पर भारत सरकार परमिशन देगी और उनका ऑटोमेटिक जो परमिशन मिलने की प्रक्रिया थी उसको बंद किया गया। पहले यह प्रावधान पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए थे। दूसरी बात आती है ताइवान के साथ। ताइवान खुद को संप्रभु और स्वतंत्र देश मानता है, परंतु चीन उसके ऊपर अपना अधिकार जताता है। अब बल्कि उसकी योजनाएं तो हैं कि उस पर सैनिक कार्रवाई करके उस पर कब्जा कर लिया जाए। अब ताइवान की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं साई इंग वेन। इनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के दो सांसद, एक मीनाक्षी लेखी और दूसरे राहुल कासवान शामिल होते हैं और दोनों जो हैं सो रूलिंग पार्टी अर्थात बीजेपी के सांसद हैं और उनके जो संदेश होते हैं वो शपथ ग्रहण में दिखलाए जाते हैं। चीन इससे काफ़ी नाराज होता है और वह प्रतिक्रिया भी जाहिर करता है कि भारत को इस मामले से दूर रहना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है अभी वो कोरोना से जुड़ी हुई है और इस मामले में पूरा विश्व जनमत लगभग चीन के विरोध में चल रहा है। कई देश अपने हुए आर्थिक नुकसान के लिए चीन से आर्थिक हर्जाने की मांग कर रहे हैं, जैसे जर्मनी और अन्य अन्य यूरोपीय देश। अमेरिका उसके पीछे पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इस मांग पे अड़ा हुआ है कि कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और चीन की भूमिका के बारे में वो विशेष रूप से जांच चाहता है। अब इसी संबंध में एक WHO के अंतर्गत संस्था आती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसके गवर्निंग बॉडी की जो चेयरमैन होते हैं वो पद भारतीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को। अब इस असेंबली में ये बात उठी, इस बात का प्रस्ताव उठा कि कोरोना के ओरिजिन पर जांच की जाए और इस संबंध में 62 देशों ने वोटिंग की, जिसमें भारत ने भी इसके पक्ष में, इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। उससे भी चीन नाराज हुआ कि वो चीन के पक्ष में वह मामला, हालांकि इस प्रस्ताव में चीन का किसी तरीके से उल्लेख नहीं किया गया था। सिर्फ जो है उसके कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी जांच की बात की गई थी, परंतु यह आम धारणा यही थी कि यह प्रस्ताव चीन के विरोध में ही लाया गया था और भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो एक नाराजगी की वजह यह भी थी। अब जो आते हैं सबसे प्रमुख जो कारण है कि भारत और चीन के बीच में आपसी जो विवाद होते हैं उसका सबसे प्रमुख कारण है सीमा विवाद। और सीमा विवाद में हमें जानना होगा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है। तो भारत और चीन के बीच में कुल 4057 किलोमीटर की सीमा रेखा पड़ती है। उसमें से 3488 किलोमीटर जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण अब तक नहीं हो पाया है। इसी को हम वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से जानते हैं। अब LAC क्या है? यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर, उसके बाद इसे पश्चिमी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसे मिडिल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इसे पूर्वी सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो LAC तो ये हो गई है, कोई वास्तविक निर्धारित रेखा तो है नहीं। तो इसी को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और चीन कोशिश करता है कि भारतीय क्षेत्रों पर में वो घुस जाए और कई बार घुस के वो कुछ टेंट गाड़ देता है या कुछ इस तरीके की हरकतें करता रहता है।
अब चीन ने एलएसी के उस पार क्या किया उसको जानते हैं। तो वो मामला है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। तो चीन ने अपने क्षेत्र में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी विकास किया, सड़कें और रेल लाइनों की जाल बिछा दी, करीब 58,000 किलोमीटर की सड़कें बना ली, और ये काम वह 1958 से ही करता आ रहा है। और अब उसकी जो योजना है वो है कि पहाड़ों में सुरंग बनाई जाए और उसमें लड़ाकू विमानों के लिए पार्किंग की जगह बनाई जाए। यह उसकी योजना है। भारत यह काम नहीं कर पाया, अर्थात बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत काफ़ी पीछे छूट गया, क्योंकि भारत का ध्यान शुरू में इस ओर नहीं गया था। सर्वप्रथम 1999 में इस बात को महसूस करके इसके संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए कि भारत को भी एलएसी के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काम करना चाहिए। 2006 तक ये योजना के रूप में ही चलती रही, वो आए। उसके बाद 2006 के बाद डीपीआर और योजना प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में निकल गए, और 2012 आते आते तक बहुत मामूली रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ। जो पुराने थे कुछ हवाई अड्डे, कुछ छोटे मोटे हवाई पट्टियाँ जो थी या छोटी मोटी जो सड़कें थी, उनकी मरम्मत हुई, लेकिन वो भी उसकी रफ्तार भी काफ़ी धीमी थी। परंतु हाल के 4-5 वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत ने काफ़ी तेज़ी से काम किया। हाल के वर्षों में भारत ने 4600 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया, अर्थात एलएसी के इर्द गिर्द सड़कों का जाल बिछाया। अब इसका उदाहरण इस तरीके से समझ सकते हैं कि पिछले एक साल में भारत ने 255 किलोमीटर लंबी सड़कें, लिंक रोड, पुल पुलिया इत्यादि बनाए। कुल 73 जो रोड प्रोजेक्ट थे, करीब 50 पूरे हो चुके हैं, और बाकी जो करीब 25 के आसपास हैं उन पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, और वो भी बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। अब इसमें से जो 255 किलोमीटर जो सड़कें बनाई गई, वो सड़कें पश्चिमी सेक्टर में थे। इसे दामचोक डेमचोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें प्रमुख है एक दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो दौलत बेग ओल्डी जो रोड है यह काफ़ी उत्तरी किनारा पड़ता है, और यह काराकोरम जो मार्ग है उससे जुड़ता है। अब इसकी सामरिक महत्व को समझे कि यहाँ से 3 देशों का एक तरीके से ट्राई जंक्शन है। पाकिस्तान, अर्थात पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान, इधर चीन का अक्साई चीन का हिस्सा जिसे चीन ने कब्जा रखा है 1962 से। ये जो है सो एलएसी गुजरती है यहाँ से, इस तरीके से गुजर रही है। ये हिस्सा जो है सो अक्साई चीन का आता है। अब जो है सो स्थिति क्या है कि यहाँ से गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है और इधर से चीन का। तो ये यहाँ पे एक रास्ता भी है जो चाइना पाकिस्तान का सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से गुजरता है, और चीन को यहाँ से पाकिस्तान तक पहुँचने का रास्ता देता है। जो कि ये जगह पर अगर भारत का नियंत्रण तो है ही, यहाँ पर अगर सामरिक स्थिति भारत की ठीक हो जाती है तो वो चीन को रोक सकता है। अब चीन इसी से नाराज चल रहा है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को यह विकसित देखना नहीं चाहता है। तो अब इस स्थिति में क्या है कि चीन क्या तर्क देता है कि भारत ग्राउंड रियलिटी को बदल रहा है, अर्थात ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत का तर्क होता है कि जो नियंत्रण रेखा है उसके में हम किसी तरीके का बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं जिसकी हमें पूरी आज़ादी है, और वह यह काम तेज़ी से कर रहा है। अब इसी में जो विवाद हालिया जो उत्पन्न हुए, 2 जगहों पे उत्पन्न हुए, एक गलवान घाटी में और दूसरा पैंगोंग से झील है वहाँ पे। अब इन दोनों की सामरिक स्थिति को समझते हैं। ये एक गलवान नदी है,
यहाँ पे जो इसकी स्थिति इस तरीके से है, और यह भी नियंत्रण रेखा जो है LAC है वहाँ से गुजरती है। अब चीन की इसमें क्या है कि इसके गालवान घाटी के उत्तरी क्षेत्र पे या भारत के हिस्से में अगर कब्जा कर लिया जाए तो भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है, रोड और सड़क रोड का जो जाल बिछा रहा है, तो उसके सप्लाई लाइन को काट सकता है। तो इन क्षेत्रों पर उसके गलवान घाटी के इर्द गिर्द जो यहाँ दौलत बेग ओल्डी से लेके गलवान नदी के क्षेत्र को जो है सो अपने नियंत्रण में करना चाहता है, और उसी काम के लिए उसकी सेनाएं भारतीय क्षेत्र में आ गई और टेंट वगैरह लगाकर वहाँ पे जम गई। एक तो यह विवाद का बिंदु था। दूसरा जो बिंदु है वह है प्योंगोंग से झील। यह झील जो है भारत और चीन दोनों देशों के बीच में पड़ती है। 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या है कि इस झील से होकर सटी हुई कई ऊंची चोटियां हैं जिन्हें फिंगर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है और इधर जो है सो चीन के हिस्से में पड़ता है। तो चीन की क्या नीति होती है, ये जो ऊंची चोटियां हैं इन्हीं को फिंगर के नाम से जाना जाता है और उनका नंबरिंग किया गया है। भारत की ओर से फिंगर 1, फिंगर 2 ऐसे करके फिंगर 8 तक ऐसे कुल चोटियां हैं। तो अब नियंत्रण रेखा जो है LAC जो है इस झील के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो चीन की रणनीति है कि इन ऊंची चोटियों पे कब्जा कर लिया जाए ताकि वह ऊंचाई पर अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कि सामरिक दृष्टि से लाभ की स्थिति में होंगे या डोमिनेशन की स्थिति में होंगे। दूसरी इस पैंगोंग झील की जो बात है वो क्या है कि एक तरीके का यहाँ पे पास बनता है। पास कहते हैं जैसे ऊंची चोटियां हैं और उसके बीच से एक रास्ता निकलता हो तो उसे पास कहा जाता है। और इसी पास के सहारे नीचे में पड़ता है चुशुल वैली जो कि भारत में पड़ता है। अब 1962 में इसी क्षेत्र से चीनी सेनाएं घुसी थी और सबसे पहले आक्रमण इसी क्षेत्र से हुआ था। तो भारत इस क्षेत्र को काफ़ी महत्वपूर्ण मानता है सामरिक दृष्टि से। तो जाहिर सी बात है कि वह चीन का नियंत्रण नहीं चाहेगा। अब इस झील पे दोनों देशों की सेनाएं जो हैं बोट से पेट्रोलिंग करती हैं। अब तो है ये एक्चुअल ग्राउंड स्थिति। इसके अलावा कुछ और भी बातें जान लेते हैं। ये श्योक है जगह, और यह है दारबुक, यह है दौलत ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, और यहाँ पर है लेह की स्थिति। भारत ने इस एयर बेस लेह में एक एयर बेस डेवलप किया है और वहाँ पे लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया, सुखोई लड़ाकू विमान को। उसी तरीके से LAC के इर्द गिर्द कई छोटे बड़े बहुत सारे एयरपोर्टों का विकास किया गया है। आर्मी के और एयरफोर्स के उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर उतारने के लिए छोटी एयरबेस भी तैयार किए गए हैं। बड़ी लड़ाकू विमानों के लिए बड़े एयरबेस का भी निर्माण किया गया है या पुराने जो हैं उन्हीं का विकास किया गया है बृहद रूप से, और उन पर लड़ाकू विमानों को जैसे सुखोई को तैनात कर दिया गया है। तो ये है मुख्य रूप से विवाद के वजह कि इन पे नियंत्रण को लेकर एक तरीके से है कि चीन नहीं चाहता कि भारत अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर पाए, क्योंकि अगर विकास होगा तो भारतीय सेनाओं की पहुंच बड़ी तेजी से हो सकती है, साजो सामान की पहुंच LAC तक बहुत तेजी से हो सकती है। तो इन चीज़ों को रोकना चाहता है और इसी के लिए वह भारतीय क्षेत्र में घुसकर विवाद उत्पन्न करना चाहता है या निर्माण कार्यों को रोकना चाहता है। परंतु भारत भी अब आक्रामक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी ला रहा है और साथ में चीन की आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से देने लगा है। इसलिए विवाद के कई मामले सामने आते हैं। एक और भी जो समस्या है कि जो LAC कुछ इस तरीके से है, इधर चीन इधर भारत। अब चीन का दावा होता है कि LAC जो है सो यहाँ है, तो उनकी सेनाएं अब का तर्क होता है
अब ये तो कोई डिफाइंड लाइन है नहीं, तो इस और भारत के क्षेत्र में घुस जाती हैं और कहते हैं कि हम तो अपने क्षेत्र में हैं। अब जो है सो भारत ने भी एक रणनीति कुछ वर्षों में बदली है और यह कहने लगी है कि एलएसी यहाँ पे है और भारतीय सेना भी इस ओर घुस जाती है, अर्थात पेट्रोलिंग की टीम। अब इसी में होती है कि पेट्रोलिंग टीमें जब आपस में मिल जाती है, टकराती है, तो वहाँ पे दोनों सेनाओं में झड़पें होती है और वो झड़प कई तरीके से होती है। ईंट, डंडे, लाठी, पत्थर, हर चीज़ों का उपयोग होता है, शारीरिक रूप से होता है, परंतु गोलियां नहीं चलती, क्योंकि इस संबंध में एक समझौता है और पिछले 50 सालों में भारत और चीन के सीमा पर किसी तरीके की गोली नहीं चली, क्योंकि वो समझौते का पालन चीन ने भी बड़ी किया है पालन और भारत ने भी किया है। तो लेकिन ये झड़पें होती रहती हैं और अब चीन की जो आक्रामकता की जो शैली है, भारत ने भी उसी अंदाज में जवाब देना शुरू किया है और कोरोना के बाद से विश्व जनमत उसके खिलाफ है और भारत इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। चीन की जो अभी आक्रामकता दिखलाई गई थी, भारत ने भी अपने निर्माण्य कार्य को रोका नहीं, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को, और किसी तरीके की दबाव में नहीं आया। चीन के बारे में 2-3 बातें मशहूर हैं। एक बात कही थी तब के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कि चीन जो है सो पूरे विश्व शक्ति अपने को दिखलाना चाहता है, उसके लिए उसे एशिया की शक्ति बनना होगा और इस काम में भारत उसका बाधा बनता है, इसीलिए भारत पे वह ज़्यादा आक्रामक तरीके से पेश आता है। परंतु अब भारत भी उसी की भाषा में जवाब देने लगा है। दूसरी बात यह कही जाती है कि अगर आमने सामने की भिड़ंत हो तो चीनी सेनाएं काफ़ी डरपोक होती है, वो पीछे भाग जाती है, लौट जाती हैं। वह ऐसे जो है सो मानसिक रूप से काफ़ी दबाव डालते हैं। कभी 62 का याद दिलाया जाता है कि एक मानसिक दबाव पड़े, लेकिन भारत अब इन स्थितियों से आगे निकल चुका है और इन्हीं सब का एक दबाव का एक और भी नतीजा था कि चीन अपने रणनीति में सफल नहीं हो पाया, उसको अपने स्टैंड से पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया कि वह मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं भारत और चीन के मध्य में, परंतु उस बयान का ज़्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ यही दिखलाता है कि विश्व जनमत भारत की ओर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप भी उस स्थिति में नहीं है कि भारत और चीन के बीच में मध्यस्थता कर सकें, क्योंकि उनके चीन के साथ ही विवाद काफ़ी चल रहे हैं और पिछले 2-3 सालों में उनका समाधान नहीं हो पाया है। और इसी संबंध में जब एक दबाव विश्व जनमत का भी पड़ा और भारत की आक्रामक रुख का भी अंदाजा हुआ, तब चीन के रुख में भी एक परिवर्तन आया और उसके तेवर भी ढीले पड़े। वहाँ के विदेश मंत्री के द्वारा बयान जारी किया गया कि भारत और चीन के बीच में एक सिस्टम या तंत्र या मैकेनिज्म है जो कि सीमा विवाद को सुलझा लेते हैं और सुलझाते हैं। और दूसरी तरफ से वहाँ के जो चीनी राजदूत हैं, भारत में नियुक्त हैं, उनका बयान आया कि चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं और पूरे विश्व में एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चीन से संबंधित या अन्य विदेशी मामलों से जुड़े चर्चा आगे की वीडियो में भी होगी। पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।